कोरोना से जुड़ा या कोरोना के बाद आपको किसी तरीके की समस्या हो रही है या वैक्सीनेशन से जुड़ा आपके मन में कोई सवाल है, तो लगातार इंडिया न्यूज नीचे एक नंबर फ्लैश कर रहा है। आप उनका इस्तेमाल करके सीधा सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल है, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको सीधा आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि कोरोना को लेकर कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन नवनीत विक का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। और मैं हूं अजीत, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चेयरमैन ऑफ एम्स कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर नवनीत विक साहब हैं। विक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। नमस्कार जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल कि जिस हिसाब से अब हर चीज अनलॉक हो गई, यानी अनलॉक 2 में मेट्रो खुल गई, दुकानें खुल गई 50%, मतलब ऑड इवन बेसिस पे, लेकिन कई ऐसी जगह पे हैं जहां दुकानें पूरी तरह से खोल दी गई हैं। मेट्रो में जो कैपेसिटी 50% की थी उसमें भी 100% से ज्यादा दिखा रही है। कहीं भी कई जगहों पे मेट्रो बंद कर दिया गया। कोविड की संभावनाएं क्या खत्म हो जाती हैं या फिर कोविड के बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं? देखिए, हमने देखा फर्स्ट वेव में क्या हुआ। फर्स्ट वेव में तो हम सिर्फ 1 लाख नंबर ही पहुंच पाए। दूसरी वेव में क्या हुआ, हम 4 लाख पहुंच गए। और अब अभी हमारी क्या स्थिति है, अभी हमारे नंबर 1 लाख से कम नहीं हुए हैं। इसलिए फर्स्ट वेव में आप 1 लाख भी नहीं पहुंचे। दूसरी वेव में 4 लाख से अभी 1 लाख के नीचे नहीं आए। हमारी होड़ होनी चाहिए कि कौन धीरे खोलेगा। हमारी होड़ ये नहीं होनी चाहिए कि कौन जल्दी खोलेगा, क्योंकि ये तो बचाव है, बचाव। वायरस को हम इरेडिकेट कर पाए, हम कर पाएंगे। हमने वायरस को 1 लाख से कम नंबर नहीं हुआ अभी। इसका मतलब वायरस तो यही है, पूरे देश में अभी वायरस है। जितना जल्दी हम खोलेंगे उतना ही नुकसान आएगा। एक डब्बा है, डब्बे में स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। अगर ढक्कन को मैं एकदम खोल दूंगा तो स्प्रिंग तो एकदम बाहर निकलेगा और फिर मैं बंद नहीं कर पाऊंगा उसको। बहुत जोर लगता है बंद करने में। दूसरी वेव को कम करने में कितना जोर लगा। तो हमें जनता को समझना पड़ेगा, ये जनता को ही कर्फ्यू लगाना पड़ेगा अपना। इकोनॉमी कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन जिनको लग गई वो बाहर जाएं, वो मास्क पहन के जाएं। जिनको अभी नहीं लगी तो क्या हम पहले वैक्सीन का एक शॉट ले लें, उसके बाद 4 हफ्ते वेट कर लें, फिर हम आगे डिसाइड करें। तो हमें समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। सरकार की अपनी जिम्मेवारियां हैं, जनता की अपनी जिम्मेवारियां हैं, पर एक कलेक्टिव विजडम जो होती है, एक भागीदारी जो होती है, वो सरकार की भी भागीदारी है और जनता की भी भागीदारी है। तो अगर जनता अपनी भागीदारी नहीं निभाएगी और सरकार भी अपनी भागीदारी निभाने में जल्दी करेगी, तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जिस हिसाब से नहीं तो जिस हिसाब से डॉक्टर विक, जिस हिसाब से खोल दी गई हैं और अब देखा जा रहा है कि मेट्रो में भीड़ भी बढ़ रही है, कई जगह पे मार्केट में लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, तो ऐसे में लोगों को क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी जैसे वो सुरक्षित रह सकें? एक तो हमें इसने मैनर सिखाए हैं। हमें अपने बिहेवियर को ठीक करना है। बहुत बड़ा मौका मिला है कि हिंदुस्तान में हम अपने बिहेवियर को ठीक करें। जैसे हम सबकी इज्जत करते हैं, लाइन में लग के पूरी दूरी बना के धीरे धीरे हम दुकान के अंदर जाएं, हमारा मास्क साफ हो। मेरे को लगा पिछले वेव में हमारे मास्क साफ नहीं थे। हमारे मास्क साफ होने चाहिए, हर रोज मास्क को धोना चाहिए, डबल मास्क पहन के हमें मार्केट में जाना चाहिए और हमें जरूरत हो तभी जाना चाहिए और हमें अपने चीज कामों को स्टैगर्ड होके करना चाहिए। भाई, आपने सभी दुकानें एक बारी में क्यों खोलें? आधी दुकानें इस समय खोलें, आधी ऐसे खोलें, तो नए नए रास्ते हमें ढूंढने पड़ेंगे। कोविड को लड़ने के लिए नए नए रास्ते खोलने पड़ेंगे और 25% पे खोलना पड़ेगा। जी डॉक्टर विक सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और लोगों तक जागरूक किया कि कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम 21 जून से 18-44 वर्षों का शुरू होगा और ये पूरा दिवाली तक यानी नवंबर तक चलेगा, तो उसमें सावधानियां आपको पूरी तरह से बरतनी होंगी और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि नए बूस्टर डोजेस कंपनी के और आ जाए, जैसे आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ सकती है, उसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो अजीत को दीजिए इजाजत, देखते रहिए आप इंडिया न्यूज।
चलिए, हमारे साथ लगातार डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर संकेत जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर नवनीत ने भी कहा कि लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको सतर्कता जरूरी है। अभी डॉक्टर सौरभ, आप पोस्ट कोविड की बात कर रहे थे कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से पोस्ट कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर हमें कोरोना हुआ है तो हमें पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स होने ही वाली हैं? क्या इसकी तैयारी पहले से की जा सकती है कि हम उससे बच सकें? देखिए, ऐसा है कि जो हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात कर रहे थे पहले, ये जरूरी नहीं है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम उन्हीं लोगों में पाया जाए जो सिम्टोमेटिक थे। जो लोग एसिम्टोमेटिक रहे हैं उनमें भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जैसा मैं समझाना चाह रहा था, कि जो कीटाणु का संक्रमण होता है उससे सूजन आती है। अब ये सूजन पूर्णतः यदि खत्म नहीं होगी, आप सुनते होंगे कि हम ये सारे टेस्ट कराते हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन इंडेक्स, सेरोटोनिन, जो ये जांचें होती हैं, ये केवल सूजन की मात्रा को बताते हैं, लेकिन ये पूरा खत्म नहीं होते आपके आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बाद भी। तो कुछ लोगों में ये सूजन बनी रहती है, जिसको हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। जो ये शरीर के विभिन्न भागों में, जैसे हार्ट में, लंग में, किडनी में, स्किन में, ब्रेन में, ये सूजन थोड़ी बनी रहती है। जब ये सूजन बनी रहती है तो शरीर का थकान रहना, हल्का बुखार रहना, खाने का मन न करना, कमजोरी महसूस करना, कई लोगों में ये हफ्तों तक रहता है। इसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। और इसको जैसे इसके अलावा हम देख रहे हैं जो मरीज बहुत ही सघन चिकित्सालय में या इंटेंसिव केयर में जाते हैं, उनके अंदर PICS हम लोग कहते हैं, इसको पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम कहा जाता है। ये जो लोग एक सघन चिकित्सा में रह चुके होते हैं, जो उस अवधि को पूरी तरीके से झेल चुके होते हैं और ठीक होके आते हैं, वे कई हफ्तों तक बीमार महसूस करते हैं। तो ये भी एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो ऐसे भी मरीज हमारे पास हैं जो ठीक हो गए लेकिन फिर भी अपने को ठीक महसूस नहीं करते हैं। एक फिर होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम, जो लोग बहुत ही गंभीर स्थिति से निकल के आते हैं, कई हफ्तों तक मानसिक तौर पे अपने को बीमार मानते हैं। तो ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम के तीनों कंपोनेंट हैं, कुछ शारीरिक इसके लक्षण है, कुछ मानसिक लक्षण है। और इसमें यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कम से कम बाहर निकलें, हम लोगों से कम मिलें, हम मास्क लगा के रहें, हम अपने आहार का पूरा ध्यान रखें, और कोई भी लक्षण होता है इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा अपने डॉक्टर के संरक्षण में और एक चिकित्सक परामर्श के ऑब्जर्वेशन में। यानी कुल मिलाकर सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने खान पान का ध्यान दें। आरपी गुप्ता हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। आरपी गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में। आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है, मैंने कोविड की 9 मार्च को मैंने एक डोज ली थी और 14 अप्रैल को मैं पॉजिटिव हुआ, 19 को मैं एडमिट हुआ, 26 अप्रैल को डिस्चार्ज हो गया, मैं ठीक हो गया। अब मुझे सेकेंड डोज कब लगवानी चाहिए? ठीक है, मैं चाहूंगी डॉक्टर संकेत आप जवाब दे दें। हाँ, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आई कुड नॉट हियर। आरपी गुप्ता, एक बार आप अपना सवाल फिर से दोहरा दें। वो टीवी पे आ रहा है मैडम। आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। ओके, मैंने 9 मार्च को कोविडशील्ड का फर्स्ट डोज लिया था और मैंने 9 मार्च को कोविडशील्ड का फर्स्ट डोज लिया था और मैं 14 अप्रैल को पॉजिटिव हुआ। 19 अप्रैल को मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 26 अप्रैल को मैं ठीक होके डिस्चार्ज आ गया। तो आपको सेकंड डोज कब लेनी है? ठीक है, डॉक्टर संकेत ये जानना चाह रही कि पहले 9 मार्च को एक बार इन्होंने एक डोज ले ली वैक्सीन की, कोविशील्ड ली थी, और उसके बाद ये अप्रैल में बीमार हो गए, 29 अप्रैल को ये कोविड से ठीक होकर वापस आ गए। अब इनका सवाल ये है कि इन्हें दूसरी डोज कब लेनी चाहिए? दूसरी डोज उनकी होगी 3 महीने के बाद, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है अपनी नेशनल गाइडलाइंस, उसके मुताबिक अगर कोई भी इंडिविजुअल
अगर इनिशियली सिंगल डोज लेता है और बीच में अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो गाइडलाइंस के मुताबिक उनको कोविशील्ड का डोज नेक्स्ट 3 महीने के बाद लगेगा। उम्मीद करते हैं आरपी गुप्ता आपको सवाल का आपके जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर संकेत, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय पहल की है और ये कहा है कि कोई भी डॉक्टर अब किसी भी हॉस्पिटल में प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे, डॉक्टर सिर्फ इलाज करेंगे और इसके लिए अलग से एक टीम हायर की जाएगी। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी डॉक्टर। मैम, ये आपने जो कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह एक निर्णय लिया है कि जो प्रशासनिक कार्य है वह गैर चिकित्सक नॉन टेक्निकल नॉन मेडिको उसको हैंडल करेंगे। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो पॉलिसी मेकिंग में या कई चीजें ऐसी हैं जिसमें डॉक्टरों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक जैसे हम लोग यदि बाहर का विश्व का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ हॉस्पिटल मैनेजर्स का कंसेप्ट पुराना है और जो रोज की जो कार्यशाला है, रोज की जो एक्टिविटीज है, डेली जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसके लिए हॉस्पिटल मैनेजर कारगर हो सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस अस्पतालों के लिए होते हैं उसमें डॉक्टरों का सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक टेक्निकल आदमी ही, प्रोफेशनल आदमी ही आगे के लिए विजन या प्लानिंग कर सकते हैं, बट रोज के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजर का कंसेप्ट नया नहीं है और बहुत अच्छी सोच है। मुझे लगता है इससे डॉक्टरों को समय मिलेगा कि वह अपनी सेवाएं अच्छे तरीके से उसका निर्वहन कर पाए। बिल्कुल। और बस सर, ऐसा लगता है कि अलग अलग राज्यों को भी इस तरीके के फैसले लेने की जरूरत आन पड़ी है। हमारे साथ हमारे कॉलर मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? लोकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लोकेश, आप जी जी लोकेश बोलें। चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संकेत, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं ये समझना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, बार बार अलर्ट भी किया जा रहा है और खास तौर पर हम महाराष्ट्र के एक जिले का बार बार जिक्र करते हैं, अहमदनगर, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे कोविड की चपेट में आए और अब उससे जब वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उन्हें तरह तरह की गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। तो क्या बच्चों को भी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से उतना ही खतरा है जितना बड़ों को? जैसे आपने बच्चों के बारे में कहा, इट इज नॉट नेसेसरी एज ऑफ नाउ कि ये प्रेडिक्ट करना कि जो थर्ड वेव में है जो वो बच्चों को ज्यादा असर करेगी। ये हाइपोथेसिस लगाना कि बच्चों को ज्यादा असर करेगी वो एक ओवर स्टेटमेंट हो जाए। जहां तक पोस्ट कोविड सिंड्रोम बच्चों में जो पाया जाता है उसमें सबसे डेंजरस चीज MIS-C है, जो डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया था, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, राइट। तो ये सिचुएशन जब होती है तो बच्चों को ज्यादा बुखार आना, उसके साथ आंखों में सूजन आ जाना, आंखों में स्वेलिंग हो जाना, लिम्फेडिनोपैथी माने लिम्फ गैट्स एनलार्ज हो जाना, स्किन और लीवर एनलार्ज हो जाना और परसिस्टेंट बुखार रहना, ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। पर इसका भी एक डेफिनेट इलाज है, एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट डिवाइस की गई है, IV इम्यूनोग्लोबुलिन इसके लिए यूज होते हैं। और तो पेरेंट्स को इतना ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बच्चा MIS-C में नहीं जाता है। देयर इज अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन दैट गो इनटू MIS-C। जहां तक सवाल निमोनिया का है तो बच्चों में उसकी सीवियरिटी कम पाई गई है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो जो थर्ड वेव है जिसको अपने एप्रीहेंड कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो अपने आशा रखते हैं कि अपने अच्छे कोविड स्पेसिफिक बिहेवियर से अपने वो थर्ड वेव को टोटली अवॉइड करें, ताकि जो हमारे बच्चों के लिए डेंजर बन सकता है तो वो चीजें भी अपने उसको कंट्रोल में ले ले। वन मोर थिंग कि अभी जो वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं वो बच्चों में भी अभी ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं। कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों के लिए चल रहा है, फाइजर का वैक्सीन और मॉडर्ना का जो ट्रायल हुआ है अमेरिका में उसके भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। सो
थर्ड वेव से पहले अगर अपने हाथ में वैक्सीन आ जाती हैं और अपने अगर बच्चों को भी दे पाए तो अपने थर्ड वेव से बच्चों को भी निकाल सकेंगे। ठीक है। सो इट इज वेरी इंपरेटिव जी डॉक्टर एज एडल्ट कोविड माने ऐसा भी करें, माने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वैक्सीनेशन करें ताकि अपने बच्चों को थर्ड वीक जो थर्ड वेव आ रहा है उसमें से बचा ले। ठीक है, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर संकेत आप दोनों हमारे साथ बने रहे हैं दिल्ली से।